सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। हाँ जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया पाठ। कौन सा पाठ? कश्मीरी सेब। ठीक है, आपकी किताब का पाठ 2 कश्मीरी सेब। कौन है इसके लेखक? ये कहानी है ना? तो कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। तो शुरू करें कहानी? नहीं, कहानी शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन है ना? प्रेमचंद का नाम मुझे उम्मीद आप सभी ने सुना होगा। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। तो कौन है वो, कब हुआ उनका जन्म, ये सब जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है लेखक परिचय। लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। वास्तविक नाम यानी कि रियल में इनका नाम क्या था? तो वास्तविक नाम है धनपत राय। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को। जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से गांव में हुआ था? तो वाराणसी के पास एक लम्हई गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा, इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा की। नौकरी, इन्होंने जो नौकरी की वो शिक्षा विभाग में की, अध्यापक के पद पे ये कार्यरत थे। साथ ही साथ ये लेखक और पत्रकार भी थे। प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं? तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, उपन्यास हैं इनके। उपन्यास मतलब होता है नॉवल। तो कौन कौन से उपन्यास हैं? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि और ऐसे अनेकों उपन्यास हैं जो प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। उसके बाद कहानियां, बहुत सारी कहानियां लिखी इन्होंने। तो कौन कौन सी कहानियां लिखी? नमक का दरोगा इन्होंने लिखी, पंच परमेश्वर इन्होंने लिखी, है ना? पूस की रात एक बहुत अच्छी कहानी है, वो इन्होंने लिखी। और भी अनेकों कहानियां इनकी रचना में आती हैं। भाषा कैसी थी इनकी? कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी साहित्य रचना की? तो हिंदी व उर्दू दोनों ही भाषाओं पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। बहुत अच्छे से ये इन भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखते थे। फिर है मृत्यु। कब हुई इनकी मृत्यु? तो 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये है प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जिससे आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में क्या करना है? लेखक का जीवन परिचय। अगर आपको फोटोग्राफ मिलती है, चित्र मिलता है, तो आप साथ में चित्र भी चिपका सकते हैं। ठीक, तो कवि परिचय नहीं, कवि होता है कविता का। कहानी में क्या होते हैं? लेखक। तो लेखक परिचय हमने कर लिया। अब बात करते हैं कठिन शब्द और शब्दार्थ की। ठीक है, कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपको एक काम दिया था ना। मैंने क्या कहा था? किताब में डिफिकल्ट वर्ड्स, जो कठिन शब्द हैं, उनको रेखांकित करके रखना। पूरी कहानी को एक बारी पढ़ के कठिन शब्द रेखांकित करना आपने किए होंगे। तो मैंने भी कुछ कठिन शब्द लिखे हैं यहाँ पर। या तो ये कठिन शब्द, या आपको अगर इनके अलावा कोई और लगते हैं तो आप कोई और भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कितने कठिन शब्द करने हैं? 5। पूरी कहानी में से कोई भी 5 कठिन शब्द आपको लिखने हैं। तो मैंने जो छाटे हैं वो कौन कौन से हैं? आप ऐसी हेडिंग डालेंगे, शब्दार्थ व वाक्य रचना। पहला शब्द संदेह। संदेह का अर्थ शक। वाक्य बनाएंगे। वाक्य में शक से नहीं बनेगा वाक्य, किससे बनेगा? संदेह से। ठीक है, एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें संदेह शब्द आएंगे, फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे। मैंने ब्लैक और ब्लू पेन का यूज दिखाया हुआ है आपको कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। कि ब्लैक पेन से शब्द लिखना है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो वस्तुओं का उपभोग करें, इस्तेमाल करें, जिन्हें ग्राहक भी कहते हैं। जैसे हम सभी उपभोक्ता हैं। हम कोई ना कोई बाजार से चीज खरीदते हैं ना, तो वस्तुओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। तो आप वाक्य बनाएंगे कोई। फिर सतर्क, हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य को सदैव सतर्क रहना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना देंगे। सतर्क का मतलब सजग भी होता है, सावधान रहना भी होता है, जागरूक रहना भी होता है। तो आप लिख देंगे। अवसर मतलब मौका। दुर्गति मतलब दुर्दशा या बुरी अवस्था, बुरी हालत। अवस्था मतलब हालत। ठीक, तो वाक्य मैंने नहीं बनाए, वाक्य आप खुद बनाएंगे। चाहे ये शब्द लिखें या अपनी मर्जी से कहानी में से कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। तो 2 काम तो हमारे हो गए। कौन कौन से? लेखक का परिचय और दूसरा शब्दार्थ व वाक्य रचना। ठीक,
चलते हैं कहानी की ओर की कहानी क्या है। ठीक, कहानी का नाम क्या था? कश्मीरी सेब। और लेखक कौन थे? प्रेमचंद। जी हाँ, प्रेमचंद जी बताते हैं कि एक शाम को वो बाजार जाते हैं क्योंकि उन्हें 2-4 जरूरी चीजें खरीदनी थी। रास्ते में पंजाबी मेवा फरोशों की बहुत सारी दुकानें थी। मेवा फरोश कौन? फल और मेवा बेचने वाले। जो दुकानदार थे उनकी बहुत सारी दुकानें थी। एक दुकान पर बहुत ही अच्छे रंगदार और गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे। लेखक का उन सेबों को देखकर मन ललचा गया, उसके मुंह में पानी आ गया। आजकल वैसे भी जो शिक्षित समाज है, जो पढ़ा लिखा जो समाज है, वो विटामिन और प्रोटीन जैसे शब्दों पर विचार करने लगा है ना। वो वही चीज खरीदना चाहता है जिसमें क्या हो? विटामिन और प्रोटीन हो, जिससे वे सेहतमंद रहे। टमाटर, जिसे कोई पहले पसंद नहीं करता था, मुफ्त में भी नहीं खरीदता था, आज टमाटर हमारे भोजन का आवश्यक अंग बन गया है ना। हम हर खाने की चीज में कोशिश करते हैं टमाटर का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। गाजर जो थी वो पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी या फिर अमीर लोग उसका हलवा बनाकर खाते थे, मगर जब से पता चला है कि गाजर में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तब से गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है, उसे भी लोग पसंद करने लग गए हैं। और सेब के विषय में तो क्या कहा जाए, कहा जाता है कि अगर एक सेब हम रोज खाएंगे तो डॉक्टर से दूर हो जाएंगे, है ना। डॉक्टर के पास हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सेब जो है वो हमें क्या करता है? हमें सेहतमंद रखता है। हमें रोज एक सेब खाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए लोग तो निबोरी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। निबोरी यानी कि नीम का फल, बहुत ही कड़वा, लेकिन वो कड़वा फल भी खा सकते हैं ताकि उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। लेखक बताते हैं कि सेब जो है वो रस और स्वाद में, है ना, आम से बढ़कर नहीं है। आम तो फलों का राजा है ना, लेकिन जो सेब है उससे बढ़कर नहीं है, लेकिन घटकर भी नहीं है। लेकिन आम की बहुत सारी किस्में लेखक ने यहाँ पर हमें बताई। लेखक ने कहा कि जो बनारस का लंगड़ा आम है, लखनऊ का दशहरी और बम्बई का अल्फांसो है ना, उनकी तो बात ही अलग है। उन आमों से बेहतर तो कोई आम हो ही नहीं सकते। उनकी टक्कर का कोई भी फल इस संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी, है ना। जो पश्चिमी डॉक्टर हैं उन्होंने अभी तक रिसर्च करके नहीं बताया, नहीं सिद्ध किया कि आम में विटामिन और प्रोटीन है तो कितनी मात्रा में है, ज्यादा है, कम है, क्या है, नहीं पता। लेकिन सेब को ये विशेषता मिल चुकी है। सेब के बारे में ये कहा जा चुका है कि सेब केवल स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे गुण भी हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं उसमें। ठीक है, तो हमें रोज एक सेब खाना चाहिए। यही सब सोचते हुए लेखक ने क्या कहा? दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। आधा सेर का मतलब होता है बेटा एक मापने की, एक हम कह सकते हैं तरीका है। जैसे 1 किलो 2 किलो है ना, एक इकाई होती है ना मापने की। तो 1 किलो से थोड़ा कम वो होता है 1 सेर। ठीक है, 1 सेर का मतलब क्या हुआ? 1 किलो से कम। तो लेखक उस दुकानदार को कहता है कि चलो मुझे आधा सेर सेब दे दो। दुकानदार कहता है बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास तौर से कश्मीर के, आप इनको लेकर तो जाइए, जैसे ही आप खाएंगे ना आपकी तो तबीयत खुश हो जाएगी। लेखक अपना रुमाल निकालता है और दुकानदार को देते हुए कहता है कि चुन चुन कर रखना। ठीक है, तो दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार अपनी तराजू उठाता है और नौकर से बोलता है जा आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। नौकर 4 सेब लेकर आता है। दुकानदार उन्हें तोलता है, एक लिफाफे में उन्हें रखता है और रुमाल में, जो लेखक ने रुमाल दिया था, उस रुमाल में बांधकर लेखक को दे देता है। ठीक है, लेखक ने वो लिए, दुकानदार से पैसे, जो लिफाफे में जो सेब थे वो लिए और 4 आने उसके हाथ में रखकर लेखक वहां से चला आता है। 4 आने का मतलब है बेटा 25 पैसे। ठीक है, चवन्नी भी जिसे आप बोलते हो,
1 रुपए में 16 आने होते हैं। तो लेखक कितने पैसे देता है? 4 आने देता है और 4 आने देकर आ जाता है। घर आकर वो अपना लिफाफा जिसमें सेब थे वो ऐसे का ऐसा ही मेज पे रख देता है। क्यों रख देता है? रात को आके सेब क्यों नहीं खाता? क्योंकि रात को हमें कोई फल नहीं खाना चाहिए, ना तो सेब ना कोई और फल नहीं खाना चाहिए। हमें प्रातः काल यानी कि सुबह ही फल खाने चाहिए, यही कायदा है। इसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो लेखक सुबह उठता है, हाथ मुंह धोकर आता है, नाश्ता करने के लिए बैठता है और एक सेब निकालता है। लेकिन जैसे ही वो सेब निकालता है तो क्या देखता है कि वो तो सड़ा हुआ था, 1 रुपए के आकार का, यानी कि थोड़ा सा जो उसका छिलका था वो गला हुआ था। वो सोचता है कि अरे रात हो रही थी, कल हो सकता है दुकानदार ने देखा ही नहीं हो, है ना, गलती से आ गया हो। वो दूसरा सेब निकालता है, मगर पहला वाला सेब तो आधा सड़ा हुआ था, थोड़ा सा सड़ा हुआ था। दूसरा तो आधा सड़ा हुआ था, आधे से ज्यादा सेब खराब था। अब लेखक को संदेह हो जाता है, शक हो जाता है। वो कहता है अरे कहीं दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। वो तीसरा सेब निकालता है, तीसरा सेब सड़ा हुआ नहीं था, मगर एक तरफ से वो इतना ज्यादा दब गया था कि बिल्कुल दबकर पिचक गया था। अब वो चौथा सेब निकालता है, चौथा सेब बेदाग था, उस पे कोई दाग तो नहीं था, मगर एक काला सुराख था जैसे बेरों में होता है। जैसे ही वो उस चौथे सेब को काटता है तो अंदर धब्बे थे। ठीक है, यानी कि चारों में से एक भी सेब खाने लायक नहीं था। अब लेखक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे 4 आने के पैसों का गम नहीं था कि उसके 4 आने, उसकी चवन्नी, उसके 25 पैसे खर्च हो गए। उसको इस बात का दुख नहीं था, मगर उसको समाज के चारित्रिक पतन का दुख था। समाज का चारित्रिक पतन, चरित्र मतलब कैरेक्टर, कि लोगों का व्यवहार कितना गिर गया है। पतन होना, गिर जाना, कि आज के समय में लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि चंद रुपयों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, है ना। लोगों के अंदर ईमानदारी, सत्यवादिता और एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के दुख को समझना, लोग सब कुछ भूल गए हैं और इतने बेईमान हो गए हैं, धोखाधड़ी इतनी ज्यादा हो गई है। तो लेखक को ये सोच के बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि समाज के लोगों के अंदर जो गुण है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं और अवगुण आ चुके हैं। वो कहते हैं दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया, है ना। गलती से नहीं किया उसने, गलती से करता तो एक सेब खराब होता, यहाँ तो चारों के चारों सेब खराब थे। तो यहाँ कहता है कि अगर एक सेब खराब होता तो मैं उसे माफ कर भी देता, है ना, ये सोच लेता, उसकी नजर नहीं पड़ी होगी, मगर चारों के चारों सेब खराब है, ये तो साफ धोखा है। लेकिन लेखक वही साथ में ये भी सोचता है मगर इस धोखे में मेरा भी तो हाथ है, मेरा भी तो सहयोग है। मैंने उसके हाथ में रुमाल दिया, है ना, और कहा कि अपनी पसंद से खुद ही रख दो, सेब छाट के रख दो। तो मेरा इतना कह देना ही, लेखक कहता है कि मेरा ये बात कह देना ही दुकानदार के लिए क्या था, धोखा देने की प्रेरणा थी। दुकानदार को पता चल गया कि ये जो महाशय हैं ये तो अपनी आंखों से काम लेंगे नहीं, है ना, और ना ही ये इतने जागरूक हैं कि ये घर से वापस आ जाए, है ना, वापस भी नहीं आएंगे सेब वापस करने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने जो उसको रुमाल दिया, है ना, और कहा कि इसमें बांध दो, मैंने आंखें बंद करके जो उस पर विश्वास किया, यही मेरी गलती थी। मुझे भी जागरूक होना चाहिए था, मुझे भी देखना चाहिए था कि वो कैसे सेब रख रहा है, साफ है या नहीं। अगर गंदे हैं तो मुझे उसे तभी तुरंत बोलना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो मेरे साथ धोखा हुआ, इसमें सिर्फ दुकानदार का दोष नहीं है, अपितु मेरा भी दोष है। आदमी क्योंकि बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है ना। बेईमानी का अवसर देना, चाहे अपने ढीलेपन से हो या विश्वास से। लेखक ने उस पर विश्वास किया ना, और लेखक ने ढीलापन भी दिखाया। लेखक तभी खोल के देख लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया, है ना, तो उसके साथ बेईमानी हो गई। यहाँ कहते हैं कि पढ़े लिखे जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी पढ़े लिखे लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। लेखक कहते हैं थाने, कचहरी, म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए,
इतनी दुर्गति होगी, इतनी आपकी बुरी हालत होगी ना कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी वहां नहीं जाना चाहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में कोई नहीं पड़ना चाहता, है ना। लोग कहते हैं ना, सालों बीत जाएंगे, कोर्ट का फैसला ही नहीं होगा, है ना। वहां पे जाके तो हम और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसीलिए वहां पर नहीं जाना। व्यापारियों की साख अभी तक तो बनी हुई थी। जो व्यापारी हैं उनकी साख, साख का मतलब होता है बेटा इज्जत, ठीक है। यो तौल में छांट आध छटांक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की जरूरत ना थी, आपके रुपए सुरक्षित थे। यहाँ लेखक बताता है कि जो व्यापारी है ना, अभी तक उन्होंने अपनी थोड़ी इज्जत बना के रखी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत बेईमानी तो वो भी करते हैं, थोड़ी बहुत माप तोल में वो भी दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। 1 किलो बोलोगे तो थोड़ा सा कम कर देंगे, डब्बे के साथ चीज को तोल देंगे, थोड़ी बहुत बेईमानी तो करेंगे। लेकिन अगर उन्हें ज्यादा पैसे दे देंगे ना, तो वो आपके पैसों को वापस लौटा देंगे, इतनी हेर फेर वो नहीं करेंगे। तो लेखक को एक किस्सा याद आता है। लेखक कहता है, एक बार मुहर्रम के मेले में खोमचे वाले के पास से मैंने 1 पैसे की रेवड़ियां ली, है ना, और मैं उसे 1 पैसे की जगह कितने पैसे दे आया, 58, 50 पैसे दे के आ गया। घर आकर मुझे पता चला कि अरे मैं तो गलती से 50 पैसे दे आया हूँ, मुझे तो 1 पैसा ही देना था। तो वो खोमचे वाले के पास दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। लेखक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो खोमचे वाला उसकी 58 लौटाएगा, कि वो भैया 1 पैसे की जगह उसे 50 पैसे मिल गए, वो क्यों लौटाएगा। लेकिन जब लेखक वहां पहुंचा तो न केवल उसने प्रसन्नचित भाव से खुश होकर पैसे लौटाए, बल्कि क्षमा भी मांगी, अपनी माफी भी मांगी कि मुझे आपके मेरे को तभी लौटा देने चाहिए थे, आपको आवाज लगाकर। लेखक बताते हैं कि कश्मीरी सेब के नाम पर यहाँ पे सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, खराब सेब। लेखक आशा करते हैं कि जितने भी पाठक हैं, जो भी इस पाठ को पढ़ रहे हैं, वो आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें बंद करके बाजार से सामान नहीं खरीदेंगे जैसे मैंने किया, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। कश्मीरी सेब मतलब यहाँ पर लेखक का मतलब है सड़े हुए सेब, क्योंकि कश्मीरी सेब के नाम पे तो खराब सेब ही बिक रहे हैं। तो कहते हैं उनको भी मेरी तरह खराब चीज ही मिलेगी। इसीलिए लेखक सचेत करते हैं कि जब भी बाजार से कोई चीज खरीदें तो सतर्क रहें। अगर आप असावधानी दिखाओगे तो क्या होगा, दुकानदार आपको धोखा दे देगा, ठीक है। इसीलिए जागरूक रहें, सामने वाले को बेईमानी का बिल्कुल भी अवसर ना दें और अच्छी चीजें ही बाजार से खरीदें। तो ये था हमारा पाठ कश्मीरी सेब। चलिए बच्चों, अब करते हैं लघु प्रश्न। तो लघु प्रश्न कौन कौन से हैं? वैसे तो आपकी किताब में बहुत से प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन कॉपी में जो हमें करने हैं हम केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये आपके 5 प्रश्न, 5 लघु प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। तो पहला प्रश्न है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? वो गाजर जिसको कभी कोई पसंद ही नहीं करता था, है ना, जो सिर्फ पेट भरने के लिए ही काफी थी, आज उसे मेजों पर स्थान मिलने लगा है। तो क्यों गाजर महत्वपूर्ण हो गई है? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले प्रश्न में से लिखेंगे, गाजर को मेजों पर स्थान इसीलिए मिलने लगा है क्योंकि गाजर में बहुत से विटामिन होते हैं। क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि गाजर में बहुत से विटामिन होते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप कुछ और लाइन अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो उत्तर मैंने लिखा है आपको यही एक लाइन लिखनी है, नहीं, आपको पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर अपने हिसाब से उत्तर लिखना है। मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि आप आज के समय में, वर्तमान समय में लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ही क्या हो गए हैं, हाँ क्या कह सकते हो, सचेत हो गए हैं। वो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, इसीलिए गाजर को मेजों पर स्थान मिलने लगा है, ठीक है। गाजर में बहुत से विटामिन पाए गए हैं। इस तरीके से कैसे भी आप अपने शब्दों में बनाकर लिखोगे, मेन बात बस यही है कि गाजर में विटामिन होते हैं। फिर दूसरा है, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए वैसे तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए,
है ना, और पौष्टिक चीजें खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्य बात है जो इस पाठ में बताई गई है वो है सेब खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? सेब। ठीक है, तो सेब खाने से, अगर आप रोज एक सेब खाएंगे तो आप डॉक्टर से के पास जाने से बच जाएंगे। ये इस पाठ में बताया गया है। इसके अलावा आप अपने शब्दों में बनाना चाहेंगे तो आप लिख दीजिए, निबोरी खानी चाहिए, अन्य पौष्टिक चीजें खानी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? पाठक यानी कि पाठ को पढ़ने वाले आप और मैं, है ना, हम लोग हैं पाठक। तो पाठकों से क्या आशा है, क्या उम्मीद है लेखक को? लेखक को ये उम्मीद है, पहले आप प्रश्न में से लिखेंगे, लेखक को पाठकों से यह आशा है कि पे छोटी ई की मात्रा, कि खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जब भी बाजार से कुछ सामान खरीदे तो सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, अन्यथा धोखा खाने की संभावना रहती है, नहीं तो हो सकता है कोई भी दुकानदार हमें धोखा दे दे। ठीक, तो इस तरीके से, जरूरी नहीं है मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको सेम टू सेम ये कॉपी करना है, नहीं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए पॉइंट लिखा है, उत्तर आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे। क्लियर? अब है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया था? दुकानदार को लेखक के बारे में क्या बात पता चल गई थी? तो पहले प्रश्न में से लिखें, दुकानदार ने लेखक के बारे में यह भांप लिया था कि ना तो लेखक सजग है, यानी कि ना तो लेखक जागरूक है। उसने क्या किया? लेखक ने अपना रुमाल दिया और कहा बांध दो। उसने कोशिश भी नहीं की लेखक ने देखने की कि वो जो सेब दे रहा है वो सही है, साफ सुथरे हैं या नहीं, है ना, खराब तो नहीं है। लेखक ने बस उसे कहा बांध दो कोई भी 4 सेब अपनी तरफ से। तो दुकानदार को पता चल गया कि ये जो ग्राहक है ये अपनी आंखों का इस्तेमाल तो करेगा नहीं, ये तो सजग नहीं है, ना तो ये सजग है और ना ही इतना चौकस है कि सेब लौटाने वापस आएगा, कि घर से वापस तो आने वाला है नहीं है। तो ये चीज दुकानदार को पता चल गई थी। दुकानदार हर ग्राहक को बेवकूफ नहीं बनाता, है ना, ये पढ़ा ना हमने इस पाठ में। जो ग्राहक सजग होते हैं, सचेत होते हैं, जागरूक अवस्था में होते हैं, खुद देख के, है ना, चीज खरीदते हैं, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाते। जो पता है कि ये सामने वाला वापस भी आ सकता है चीज को लौटाने कल। तो इस दुकानदार को पता था कि ये जो लेखक है ना तो ये वापस आने वाला है और ना ही ये देख रहा है, तो इसीलिए उसने उसको बेवकूफ बना दिया। फिर आखिरी है प्रश्न हमारा 5वां, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ कौन सी घटना घटी? तो आपकी किताब के पेज नंबर 16 पर एक घटना दी गई है जिसमें जब मुहर्रम का मेला था और लेखक गया था, उसने रेवड़ी खरीदी, लेकिन वो कुछ पैसे ज्यादा दे आया खोमचे वाले को। बाद में वो दोबारा गया, जब घर आके उसको अपनी भूल का पता चला, वो दोबारा गया, और जब वो दोबारा गया तो उसको क्या लग रहा था कि वो मेरे को पैसे लौटाएगा ही नहीं, दुकानदार मुझे पैसे नहीं लौटाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, उस दुकानदार ने पैसे दे भी दिए और उससे माफी भी मांगी, हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। तो ये घटना घटी थी। इस घटना को आपको अपने शब्दों में लिखनी है। पेज नंबर 16 पे ये घटना दी हुई है। ठीक है, तो ये 5 लघु प्रश्न है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब बात करते हैं दीर्घ प्रश्न की। तो चलिए अब देखते हैं अपने दीर्घ प्रश्न। कितने दीर्घ प्रश्न करने थे हमें? 2, है ना। तो ये 2 आपके दीर्घ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो सवाल उठता है, समाज का चारित्रिक पतन, चारित्रिक मतलब चरित्र ना, कैरेक्टर, पतन करना, पतन होना मतलब गिरना। आज समाज में सभी लोगों का जो चरित्र है, जो लोगों का जो व्यवहार है, वो गिरता जा रहा है ना। ईमानदारी हुई, है ना, और क्या क्या कह सकते हो आप, जितने भी गुण इंसान के अंदर होने चाहिए, सत्यवादिता है, ईमानदारी है, प्रेम है, सहानुभूति है, ये सब खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये इन सब में गिरावट आ गई है। तो यही हमें इस उत्तर में लिखना है। पर हम कैसे लिखेंगे? आप लिखो, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में सहानुभूति, सहयोग,
तथा सामाजिकता की भावना नष्ट हो गई है। ना तो आज सहानुभूति है, सहानुभूति मतलब एक दूसरे के दुख को अपना समझना, कोई नहीं समझता। ना ही सहयोग की भावना है, कोई दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करता, सहयोग नहीं करता। और ना ही सामाजिकता है, जो सोशलाइजेशन है वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सारी भावनाएं समाज से खत्म हो रही हैं। इसकी जगह किसको स्थान मिल रहा है? स्वार्थ भावना का विकास हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। इसी के साथ साथ चारों ओर चोरी, घूसखोरी, चोर बाजारी फैली हुई है ना। लोग एक दूसरे को ठगने व धोखा देने की हर संभव कोशिश करते हैं। आज हर कोई यही कोशिश कर रहा है एक दूसरे को धोखा देने की। तो ये है समाज का चारित्रिक पतन। ये कहना चाहता है लेखक कि हर व्यक्ति जो है उसका जो व्यवहार है वो गिरता जा रहा है। वो केवल अपने ही बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। चाहे तो आप मेरे वाले उत्तर को लिखें या फिर अपने शब्दों में लिख दें कि गुण खत्म होते जा रहे हैं और अवगुण आते जा रहे हैं लोगों में। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, ये मैंने आपको, ये किताब में नहीं दिया हुआ, मैंने आपको अपने शब्दों में अपने आप से बनाकर दिया है। पेज नंबर 20 पर है, इसका उत्तर आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पेज नंबर 20 पे एक विज्ञापन बना हुआ है ना, और उसके नीचे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो एक जागरूक उपभोक्ता, हम एक अच्छे उपभोक्ता बने तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जब भी हम कोई बाजार से चीज खरीदने जाते हैं तो नाप तोल ध्यान में देना चाहिए। ये नहीं वो कितना भी तोल रहा है, हम इधर उधर ध्यान है हमारा, वो कितना तोल रहा है हमें देखना चाहिए। घर में आके रोने से तो बेहतर है ना, वहीं पर अलर्ट रहो, है ना। उसके बाद हमारे को MRP देख लेना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए जो डेट होती है, जो तिथि होती है, अंतिम तिथि, वो देखनी चाहिए। कई बार हम एक्सपायर की हुई चीजें उठा कर ले आते हैं और बाद में भुगतते हैं, खुद ही नुकसान होता है हमारा ही। खाने पीने की चीज तो बिल्कुल भी एक्सपायरी डेट वाली नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो अंतिम तिथि अवश्य देखनी चाहिए। उसके बाद MRP हमें चेक करना चाहिए, जो भी उस पर पैसे लिखे हैं वो देख कर लेनी चाहिए। ये नहीं हो 20 रुपए की चीज है और वो आपको ठग ले, आपको 25 रुपए 30 रुपए की दे दे। तो MRP हमेशा चेक करें। ISI हॉलमार्क वाले चिन्ह देख कर ही चीज खरीदे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब भी, और अगर कोई आपका शोषण करता है, मान लो कोई आपको गलत चीज दे भी देता है, तो उसकी शिकायत जरूर दर्ज करें। तभी तो आप एक जागरूक उपभोक्ता होंगे। ये थोड़ी ना बस रो पीट के घर में रह गए, नहीं, आप उसकी शिकायत करें और अपना न्याय पाएं। ठीक, तो ये कुछ आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके दीर्घ प्रश्न। अब बात करते हैं आशय स्पष्ट करो। मैंने ये 2 पंक्तियां दी हैं, ये क्वेश्चन आपकी किताब के ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आशय स्पष्ट करने के लिए यही 2 पंक्तियां हैं। आशय स्पष्ट मतलब आपकी कहानी की कोई भी पंक्ति परीक्षा में दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसका मतलब बताओ। आशय स्पष्ट करना मतलब उसका भाव बताना, उसके बारे में समझाना अपने शब्दों में। तो देखिए, पहली पंक्ति है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रवृत्ति मतलब होता है आदत। ठीक है, आजकल जो लोग हैं वो विटामिन और प्रोटीन के बारे में बातें करने लग गए हैं। तो इस पंक्ति को आपको अपने शब्दों पर में लिखना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? जब भी आशय स्पष्ट करने के लिए आएगा, पहले आप लिखेंगे, यह पंक्ति कश्मीरी सेब पाठ से ली गई है, जिसमें प्रेमचंद जी लेखक है ना इस पाठ के, जिसमें प्रेमचंद जी यह कहना चाहते हैं कि के बाद मैंने डॉट डॉट डाला है क्योंकि इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। बहुत आसान सी पंक्ति है, तो आप लिख देंगे कि इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि जो आजकल सभी लोग, समाज के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, और वे चाहते हैं कि वो ऐसी ही चीजें खरीदें खाने पीने की। वो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि वे ऐसी ही चीजें खरीदें जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और क्या हो, विटामिन और प्रोटीन हो। तो इसीलिए लेखक, जो लोग हैं वो इन प्रोटीन और विटामिन जैसे शब्दों पर आपस में बात करने लगे हैं, इन्हीं को महत्व देने लगे हैं। हम भी मार्केट में जाते हैं तो वही फल ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं ना, कि अरे ये वाला फल लो, या पनीर लेते हैं इसमें प्रोटीन होगा, या कोई अगर फल खरीद रहे हैं तो संतरे ले लो, है ना।
तो हम लोग भी विटामिन्स का और प्रोटीन्स का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। तो और सबको अपनी सेहत की चिंता है। तो आपको अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है? इस बात को अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे मौका यानी कि अवसर मिलता है। तो हाँ, ये बात तो वैसे ठीक ही है। जब किसी को आप सामने वाले को मौका दोगे तभी तो वो आपको धोखा देगा। अगर आप सचेत रहोगे तो किसी की हिम्मत है कि वो आपको धोखा दे दे? नहीं ना। तो अब इसमें मैंने स्टार्टिंग की लाइन डॉट डॉट डाली है क्योंकि ये सिंपल है। आप इसी तरह लिखोगे, डॉट डॉट मत डाल देना कॉपी में, ठीक है? आपको जहां मैंने डॉट डॉट डाला है आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ स्टार्टिंग में मैंने डॉट डॉट इसलिए डाला है क्योंकि आप इसी की तरह लिखोगे सेम। यह पंक्ति कश्मीरी से पाठ से ली गई है जिसमें लेखक प्रेमचंद जी यह कहना चाहते हैं कि, अब क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी आदमी दूसरों को धोखा तभी देता है जब दूसरे उसे मौका दे। यदि समाज के लोग सजग और सचेत रहेंगे तो किसी भी आदमी की बेईमानी करने का अवसर, तो किसी भी आदमी को बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, यही तो कह रहे हैं इस पंक्ति में कि आप मौका मत दो, आप सजग रहो, सचेत रहो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको बेईमानी कर ले, आपको धोखा दे दे कोई। ठीक है, तो आशय स्पष्ट में जो भी पंक्ति आपको दी जाए उसे अपने शब्दों में बनाकर लिख दे। तो ये आज का आपका पूरा पाठ था। हमने पूरा पाठ इसमें कवर किया। हमने क्या क्या किया, लेखक का जीवन परिचय किया सबसे पहले, उसके बाद हमने शब्दार्थ व वाक्य रचना किए। कितने किए? 5 किए। उसके बाद लघु प्रश्न भी हमने 5 किए थे, दीर्घ प्रश्न हमने 2 किए, अभी यहाँ पर किया आपके सामने, और आशय स्पष्ट करो भी हमने 2 किए। ये सारा काम आपका कॉपी में करने वाला है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये कहानी आपको पसंद भी आई होगी। आप जब भी बाजार जाएंगे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, हमेशा सजग और सचेत रहेंगे, और साथ ही साथ एक अच्छे जागरूक ग्राहक तो बनेंगे ही, एक अच्छे विद्यार्थी भी बनेंगे, और इस पाठ को पूरा करेंगे सुंदर राइटिंग में। और कुछ भी नहीं समझ आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।